सर्द हवा खेतों से होकर गुजरती तो ऐसा लगता जैसे कोई शरीर में नुकीला चाकू चुभा रहा हो। हवा के हर झोंके में एक अजीब सी सिहरन थी जो शरीर के अंदर प्रवेश करके हड्डियों तक को कपा देती। उस कपकपाती ठंड में खेतों के बीच बनी पॉलीथीन और बांस की एक छोटी सी झोपड़ी में राधा, जो 2 महीने पहले दुल्हन बनकर आई थी, चुपचाप बैठी खुद को ठंड से बचाने की नाकाम कोशिश करती रही थी। उसकी आंखें झरझर आंसू बहा रही थी और हर आंसू उसके अंदर उठ रहे दर्द और निराशा की कहानी कह रहा था। उसके पास ही उसकी पालतू बकरी धनिया भी बैठी थी। राधा अपनी बकरी धनिया से बातें करते हुए कहती है, इतनी ज्यादा सर्दी है कि पूरा बदन कांप रहा है। यहाँ इस तरह खेतों के बीच कैसे चलेगी जिंदगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा धनिया। धनिया बेचारी क्या बोलती, बस टुकुर टुकुर उसे देख रही थी। उसे देखकर राधा अपने आंचल से अपने आंसू पोंछती है, लेकिन आंसू एक बार फिर से बहने लगते हैं। उसे याद आ रहा था जब उसे बैलगाड़ी में बिठाकर विदा किया गया था। हर मोड़ पर वो अपने मायके को पीछे छूटते हुए देख रही थी, लेकिन उसके दिल में नई जिंदगी की उम्मीद भी थी। शायद ससुराल एक अच्छी जगह होगी जहाँ मेरे सपनों को पंख मिलेंगे, राधा ने खुद को दिलासा दिया था। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था जब वो उसे विदा कर रहे थे। बिटिया, आज तू अपने घर जा रही है। अपने घर? पिताजी? हाँ बिटिया, शादी के बाद पति का घर ही लड़कियों का अपना घर होता है। अब वही घर तेरा होगा। चाहे सुख हो या दुख, उस घर को संवारना या बिगाड़ना तेरे हाथ में होगा बिटिया। पिता के शब्दों के साथ राधा का चेहरा उदासी और उम्मीद के मिश्रण में डूबा दिखता है। आंखों में आंसू और दिल में बहुत सारे अरमान लिए राधा बैलगाड़ी में सवार होकर अपनी प्यारी बकरी को साथ लिए अपने पति पंकज के घर की ओर चल पड़ी। जब बैलगाड़ी खेतों के बीच से गुजर रही होती है, तब राधा उत्साहित होकर चारों ओर देखती है। हरे भरे खेतों को देखकर उसका दिल खुशियों से भर जाता है। वो धीरे से पंकज के कानों में कहती है, वाह कितना सुंदर लग रहा है ये खेत। जी कर रहा है बैलगाड़ी से उतरकर फसल तोड़ लूं। पंकज हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। राधा ने सोचा कि यही तो उस सुखद जिंदगी का रास्ता है जिसके वो सपने देखा करती थी, लेकिन उसकी उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब बैलगाड़ी झोपड़ी के सामने सास जमुना और ननद विमला खड़ी हैं। राधा बैलगाड़ी से उतरती है और उसके साथ ही उसकी बकरी भी उतरती है। यही हमारा घर है? हाँ, क्यों? महल की उम्मीद लेकर आई थी क्या? राधा सहमी हुई अपनी सास के पांव छूती है। क्या भिखारी लोगों की लड़की हम घर ले आए हैं। इसके बाप ने कहा था कि चारपाई और साइकिल देगा दहेज में, लेकिन मिला क्या? कुछ भी नहीं। अम्मा जो नहीं दिया वो हम इससे वसूल लेंगे, तुम काहे चिंता करती हो? अरे क्या वसूलेगी इससे? ये तो और खर्चे का घर। ये बकरी लेकर आ गई है, ये तो मुफ्त का अनाज ठूसेगी यहाँ। राधा इन बातों को सुनकर अंदर से टूट जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। राधा का सपना बिखर चुका था। जो घर उसने अपने सपनों में सोचा था वो इस छोटी सी झोपड़ी से बिल्कुल उलट था। उसके दिन इसी उम्मीद में गुजरते कि शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन हर दिन सास और ननद के ताने उसकी आत्मा पर गहरे घाव छोड़ रहे थे। माँ जरा इधर आना, देख तो इस महारानी को, कह रही है ठंड लग रही है, तबीयत ठीक नहीं, आज पानी भरने नहीं जा पाएगी। विमला की बात को सुनकर राधा की सास गुस्से में तमतमाती हुई वहां आई और राधा को एक चाटा खींचकर मारा और कहा कि देखो, ये सब नाटक अपने बाप के घर में करती होगी, वहाँ चल जाता होगा। यहाँ पर नाटक करने की अगर कोशिश की तो इस ठंडी में बिना कपड़ों के बाहर बिठा दूंगी, सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। चल जल्दी से उठ, पानी भर और खेत में काम करने जा। बुखार में तपती राधा उस कड़कड़ाती ठंड में पहले पानी भरती है, फिर हाथों में हंसिया लिए काम पर निकल जाती है और काम करते हुए एक ही बात सोचती है। पिताजी ने कहा था कि मैं अपनी जिंदगी संवार सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो हर पल ऐसा लगता है कि मैं सांस भी उनके कहे बिना नहीं ले सकती। सूरज के उगने के पहले काम शुरू होता है और ये कभी खत्म ही नहीं होता। दिन बीतते गए, लेकिन राधा के लिए हालात और मुश्किल होते गए। पति पंकज भी माँ और बहन की बातों के आगे खामोश रहता। एक बार की बात है, रात का समय था। राधा पंकज से बात करके अपना दुख उसे बताने की कोशिश करती है। सुनते हैं जी, क्या ये जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? इसी तरह मक्के के खेत में जीवन बीतेगा? और कैसी जिंदगी चाहिए थी तुझे? हमारे पास जो है उसी में गुजारा करना होगा। पर देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जो माँ और बहन कहती है वो कर, और हाँ, सपने देखना बंद कर, नहीं तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। ये कहकर पंकज दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है। राधा के आंसू चुपचाप बहते रहते हैं। कुछ दिन राधा ने और सहा, लेकिन एक दिन तब हद हो गई जब राधा की सास उसे कड़कड़ाती ठंड में उसे मारते हुए बाहर निकालने लगी। राधा की बकरी उस समय वही थी।
उसने जब ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने उसकी सास को जोर का धक्का मारा। वो चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। अरे मार दिया रे! इसकी बकरी तो बहुत ही खतरनाक है, मार दिया रे! हाय रे, मेरी कमर तोड़ दी इसने! अरे बिमला बचा रे! अपनी माँ की आवाज सुनकर विमला हाथ में डंडा लिए हुए भागती हुई आई। उसने विमला की बकरी को डंडे से मारने की कोशिश की तो उसकी बकरी ने उसे भी उठाकर पटक दिया। अरे हाय रे हाय, ये बकरी है कि क्या है? बाप रे, जान ले लेगी ये तो। विमला ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वहां से भागने लगी। माँ, मैं भाग रही हूँ, तू भी भाग। इस बकरी पर तो कोई भूत सवार हो गया है, ये हमें मौत के घाट उतार कर ही दम लेगी। उस दिन के बाद जब भी विमला और जमुना राधा को परेशान करती, उसकी बकरी उन दोनों को सबक सिखा देती। एक रात की बात है, विमला और जमुना ने अपने बेटे से राधा की खूब शिकायत की और उसे भड़काया। गुस्से में आकर जब पंकज ने राधा पर हाथ उठाने की कोशिश की तो उसकी बकरी एक बार फिर से वहां आ गई, लेकिन पंकज ने उसकी बकरी को डंडे से मारना शुरू कर दिया, जिसे देख कमजोर राधा के अंदर भी शक्ति आ गई और उसने अपने पति का हाथ पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए कहा, बस, अब बस, बहुत हो गया सम्मान। अगर आज के बाद मुझ पर या मेरी बकरी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो आप लोगों का हाथ तोड़ दूंगी। आप लोग क्या समझते हैं लड़की को? हाँ, क्या समझते हैं? हम भी इंसान ही होते हैं, हमें भी ठंड लगती है, हमें भी दर्द होता है। मैं बहुत सपनों के साथ यहाँ आई थी, मैं हर चीज में खुश रहती अगर आप लोगों का साथ होता, लेकिन आप लोग तो ना जाने किस मिट्टी के बने हुए। राधा ने धीरे धीरे गांव की औरतों को इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित किया। वो चाहती थी कि कोई और लड़की उसके जैसे सपनों के चकनाचूर होने का दर्द न सहे। जब तक हम खुद अपने हालात नहीं बदलेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हमें अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। राधा की बातों को सुनकर महिलाएं तालियां बजाती हैं। राधा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। राधा ने एक नई राह पकड़ी। उसने ठान लिया कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। उसके हिम्मत भरे कदमों ने उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की औरतों के लिए मिसाल बना दिया। राधा, तुमने हमें रास्ता दिखाया, अब हमें कोई नहीं दबा सकता। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, हमारी आवाज हमेशा सुनी जाएगी। राधा की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जिसने कभी सपने देखे। उसने साबित कर दिया कि ठोकरें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, जिंदगी जीने का रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। राधा आज उसी खेत में रहती है, लेकिन अपनी मर्जी से वो काम करती है। उसकी सास, ननद और पति अब सुधर गए हैं। वे सभी मिलकर अब राधा की मदद करते हैं और उसकी बकरी तो हमेशा ऐसे ही उसके साथ है। राकेश, हमें पता है कि बड़ी बहू के जाने के बाद तू अंदर ही अंदर दुखी रहता था, लेकिन अगर तू शादी करना ही चाहता था तो हमें बताना चाहिए था। हम हंसी खुशी तेरी शादी करवा देते। चलो भैया, कोई बात नहीं, शादी कर ली, बहुत अच्छी बात है। मेरी एक बड़ी भाभी हो गई, लेकिन कम से कम इनका घूंघट तो उठाइए। हाँ जेठानी जी, अपना घूंघट तो उठाइए। भाभी, मुंह दिखाई में जो भी आप कहेंगे वो हम देंगे, एक बार अपना घूंघट तो उठा लीजिए। क्यों आप लोग उसे परेशान कर रहे हैं? मेरी बीवी बहुत संस्कारी है, ये किसी के सामने घूंघट नहीं उठाती। राकेश अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में चला गया। सब लोग हैरान थे क्योंकि उसने घूंघट नहीं उठाया। रात में दोनों देवरानी जेठानी खाना बना रही थी। तभी देवरानी राधिका बोली, अरे जेठानी जी, यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है, कम से कम मुझे तो अपना मुखड़ा दिखा दो। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी तो नहीं उठाऊंगी। अगर मैंने घूंघट उठा दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत गए, लेकिन राधिका की जेठानी ने अपना घूंघट नहीं उठाया। आखिर घूंघट के पीछे कौन था? वो अपना घूंघट क्यों नहीं उठा रही थी? और घूंघट उठाने के बाद उस घर का क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। राघव और राकेश दो भाई थे। बड़े भाई राकेश की बीवी बहुत पहले चल बसी थी। एक रोज छोटे भाई राघव के लिए वो लोग लड़की देखने गए। समधन जी, आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। रंग भले ही सांवला है, लेकिन अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। समधन जी, पाला तो राधिका को मैंने है, ममता तो राधिका की सौतेली माँ है। अरे हाँ हाँ, पंडित जी ने बताया तो था इस बारे में, मैं तो भूल ही गई थी। राधिका की सौतेली माँ बहुत गोरी थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। राघव, तुम्हारी होने वाली सास तो राधिका से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस उम्र में भी उन्होंने खुद को काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है। जी। तो कुछ ही दिनों बाद राघव और राधिका की शादी वाला दिन आ गया। विदाई के वक्त राधिका बहुत रो रही थी। सब लोग राधिका को चुप कराते रहे, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ममता ने कहा,
मुझे लगता है राधिका को घर छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा करती हूँ मैं खुद राधिका के साथ चली जाती हूँ और कुछ दिन इसके साथ ही रहूंगी। वैसे समधन जी ठीक ही कह रही हैं। तो इस तरह राधिका के साथ उसकी सौतेली माँ ममता भी उसके ससुराल चली आई। सुहागरात वाली रात। राधिका, अब तुम परेशान मत हो। हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। मुझे पता है राघव, सासू माँ का स्वभाव देखकर ही मैं समझ गई थी कि इस परिवार में कितना प्यार होगा। अगली सुबह राधिका ने सबके लिए नाश्ता बनाया। बहू, तेरे हाथ में तो गजब का जादू है। सच में बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चलो, मेरा नाश्ता हो गया, मैं काम पर निकलता हूँ। और राघव, तुम अभी 1 हफ्ते तक कंपनी नहीं जाओगे। बहू के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, काम मैं संभाल लूंगा। और ठीक है भैया। इतना बोलकर राकेश काम पर निकल गया। दोपहर के वक्त ममता अकेले बोर होने लगी। इनका घर तो आलीशान महल से कम नहीं लगता। राधिका जैसी काली लड़की की शादी करोड़पति घर में हो गई। किस्मत अच्छी है उसकी, मेरी किस्मत में बुढ़ा लिखा था। रात को राकेश काम से लौट आया। खाना पीना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी ममता चुपके से राकेश के कमरे में आ गई। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? हाँ, चाहिए तो था। क्या आप दे पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज नहीं जो मैं नहीं दे सकता? एक हसीन और जवान औरत तुम्हारे कमरे में आई है और तुम पूछ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो राकेश, मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा परिवार बहुत संस्कारी है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि जवानी में अगर बीवी चली जाए तो कैसा लगता है। मेरी भी शादी एक बूढ़े इंसान से हो गई। वो तो मुझे कोई खुशी नहीं दे पा रहा है, पर हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। आपने तो मेरे बारे में वो जान लिया जो मेरा परिवार आज तक नहीं जान पाया। मैं हमेशा अपने परिवार के लिए लगा रहता हूँ, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। तो ठीक है, आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अब राकेश और राधिका की सौतेली माँ हर रोज छुप छुप कर मिलने लगे। अभी तक किसी को भी उन दोनों के रिश्ते पर कोई शक नहीं गया था। फिर एक दिन दोनों किसी गार्डन में अकेले मिले। इस आदमी के साथ आखिर मैं कब तक ऐसे ही घूमती रहूंगी? ममता, मैं समझ गया तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि हम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। आपने तो मेरे दिल की बात समझ ली। तो चलिए ना, आज ही हम मंदिर में चलकर शादी कर लेते हैं। अरे, मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो दुनिया क्या कहेगी? दूसरों की तो छोड़ो, राधिका हम दोनों के बारे में कितना गलत सोचेगी। राकेश, हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं किसी के सामने घूंघट नहीं उठाऊंगी। मैं राधिका को फोन करके बोल दूंगी कि मैं घर वापस आ गई हूँ। तो इस तरह राकेश और ममता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद ममता जैसे ही राधिका की जेठानी बनकर आई, तब से उसने अपना घूंघट ही नहीं उठाया और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। एक दिन जब ममता घूंघट डालकर किचन में कुछ बना रही थी, तभी राधिका ने टेबल फैन चलाकर उसकी तरफ मोड़ दिया, जिससे उसका घूंघट उठ गया। माँ, आप? सासू माँ, ननद जी, राघव, जल्दी से यहाँ आइए। सब लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। आप तो छोटी भाभी की माँ हैं। भैया, आपने इनसे शादी कर ली? समधन जी, आपने तो अपने दामाद के बड़े भाई को ही फंसा लिया। हमारी इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है, सारी इज्जत चली जाएगी। अगर आप लोगों को अपनी इज्जत की ज्यादा ही पड़ी है तो ठीक है, हम दोनों भाई अलग हो जाते हैं। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रहा है। कंपनी का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तुम लोगों के खर्चे भी मैं ही उठाता हूँ। ममता ने कल सही कहा था, मुझे अलग हो ही जाना चाहिए। उसी शाम को दोनों भाइयों के बीच बंटवारा। राकेश अपनी बीवी ममता को लेकर अलग रहने लगा। माँ पायल, तुम दोनों मेरे साथ रहोगी? नहीं भैया, जो औरत इतने प्यार भरे परिवार को अलग कर दे, उस औरत के साथ मैं तो नहीं रह सकती। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी परिवार की जरूरत नहीं है। अब राघव अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता रहा। उसने अपनी अलग से कंपनी डाल ली और कुछ ही सालों में उसकी कंपनी ग्रो भी करने लगी। वहीं दूसरी तरफ राकेश के घर की तरफ कोई मोहल्ले वाला झांकता तक नहीं था। एक रोज उनके घर मोहल्ले के कुछ लोग आए। अरे राधिका बहू, आज हमारे बच्चे का मुंडन है, पूरे परिवार के साथ आना है तुम्हें। अपनी सास को, पति को और ननद को लेकर आ जाना। तभी वहां पर ममता और राकेश भी आ गए। इस काली औरत को आप लोग बुलाओगे तो पूरी पार्टी की रौनक खराब हो जाएगी। अरे राघव बेटा, ये दोनों कौन है? खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ, शाम को आ जाना।
इतना बोलकर मोहल्ले वाले वहां से चले गए। रात में राघव अपने परिवार को लेकर फंक्शन में गया। इधर राकेश, इन मोहल्ले वालों को क्या हो गया है? पूरा मोहल्ला मेरी कितनी इज्जत करता था, आज कोई इज्जत ही नहीं बची। आप फालतू की टेंशन मत लीजिए, हम दोनों काफी हैं। अगले दिन ऑफिस में, मैनेजर साहब, पिछला टेंडर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और ये नया ऑर्डर भी नहीं मिला अभी तक। सर, जब तक राघव सर थे सबसे प्यार से काम करवा लिया करते थे। उनके जाने के बाद सब आलसी हो गए हैं। और रही बात नए ऑर्डर की, तो पुराने सभी क्लाइंट्स ने ऑर्डर देने से मना कर दिया है। वो सब राघव सर पर भरोसा करके ही ऑर्डर देते थे। जब उन्हें पता चला कि आप दोनों अलग हो गए हो और राघव सर ने अलग कंपनी खोल ली है, तब से वो सभी हमारी कंपनी को छोड़कर राघव सर की कंपनी को ऑर्डर देने लगे हैं। राकेश गुस्से में घर लौट आया। अगले दिन उसका जन्मदिन था। डार्लिंग, आज तुम्हारा बर्थडे है, आज शाम हम बाहर चलते हैं ना सेलिब्रेट करने। मुझे कहीं नहीं जाना। हर बार मेरे बर्थडे पर रात 12 बजे ही मेरा भाई राघव मुझे कोई ना कोई सरप्राइज देता था। पूरा परिवार रात को विश कर देता था। इस बार तो किसी ने विश तक नहीं किया। आज तुम्हें पता चल गया ना कि वो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करते थे। खैर, धीरे धीरे रात हो गई पर किसी ने उसे विश नहीं किया। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, चलो कहीं बाहर ही होकर आते हैं। ममता और राकेश जैसे ही तैयार होकर बाहर निकले तो देखा पूरा मोहल्ला दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा मोहल्ला झिलमिल करती लाइटों से रोशन था। वहाँ पूरा मोहल्ला और उसका परिवार खड़ा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राकेश भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार से ऐसे बात करने की? तुम्हारी वजह से आज अपने परिवार जैसे पड़ोसियों से अलग हो गया। मेरी कंपनी डूब गई। प्यार से भरे परिवार में नफरत के बीज बो दिए तुमने। ये तुम क्या कह रहे हो राकेश? ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं। मेरी बीवी के जाने का फायदा उठाकर तुमने मेरा दिमाग घुमा दिया था। अरे मैं बहक गया था। चुपचाप मेरी जिंदगी से निकल जाओ। माँ, राघव, राधिका, बहना, मुझे माफ कर दो। बेटे को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। भैया, आज आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारा परिवार लौट आया। मेरी राधिका भाभी को बार बार आप काली कलूटी बदसूरत बोला करती थी ना, पर दिल की काली तो आप हैं। और बेइज्जती सुननी है या निकलती हो यहाँ से? राकेश ने ममता को धक्के मारकर भगा दिया। उसके बाद पूरे परिवार ने मिलजुल कर राकेश का जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। परिवार फिर से एक साथ हो गया। राधिका के पिता ने भी ममता को तलाक दे दिया। अब राघव और राकेश की कंपनी मिलजुल कर काम करने लगी और एक बार फिर से सब प्यार से एक साथ रहने लगे। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सोनम, आरती, काजल, संगीता, राहुल, पूजा, लक्ष्मी, शिवानी और नेहा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखा है, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।